हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए चैप्टर नंबर 4 सारणी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बेसिक नॉलेज बताया था कि सारणिक और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। सारणिक और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स होती है वो आयताकार और वर्गाकार दोनों रूपों में हो सकती है। जो मैट्रिक्स होगी वो आयताकार फॉर्म में और वर्गाकार फॉर्म दोनों फॉर्म में हो सकती है, लेकिन जो सारणिक होती है वो किस में होती है, वर्गाकार में ही होती है, आयताकार रूप में कभी भी नहीं होती है। इसलिए जो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, सारणिक की परिभाषा क्या है, एक संख्यात्मक मान है। सारणिक क्या है, एक संख्यात्मक मान है जिसको हम वर्गाकार रूप में लिखते हैं। इसका ऑर्डर होता है n गुना n, क्या होता है, n गुना n होता है n, और इसके अवयवों की संख्या होती है n स्क्वायर होती है। मैंने आपको ये सभी बातें बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सारणिक एक को, जैसे 1/1 की सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2/2 की सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब बारी है 3/3 की सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको उदाहरण वगैरह नहीं कराए थे। तो 3/3 की सारणी बताता हूं मैं आपके लिए। जो मैं बता रहा हूं बेसिक नॉलेज, उसी के बाद ही आप सारणी को कर पाएंगे। ठीक है, यदि बेसिक नॉलेज हमारी कमजोर है तो सारणिकों में क्या आती है, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बेसिक नॉलेज को आप लिखें और प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सारणिक में। ठीक है, 3/3 की कोई सारणी है हमारे पास, इसको पता है मैट्रिक्स को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सारणिक है ABCDEFGHI। अब इस सारणिक को हमें क्या करना है, इस सारणिक को हमें सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो देखो आपके पास इसमें 3 तो क्या है, रो है। ये मैंने आपको बता दिया था, R1 R2 R3, और कॉलम भी कितने हमारे पास 3 है, C1 C2 और C3। ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास क्या है, रो है। तो रो और कॉलम हम किसी के भी सापेक्ष इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हम रो के सापेक्ष सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम पंक्ति के सापेक्ष सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, चाहे तो हम इस रो के सापेक्ष, इस रो के सापेक्ष भी, इस रो के सापेक्ष भी, इस स्तंभ के सापेक्ष भी, इस स्तंभ के सापेक्ष भी और इस स्तंभ के सापेक्ष भी, सभी के समान जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। किसी के सापेक्ष भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सभी के सापेक्ष इसका मान सॉल्व करके बताऊंगा। पहले तो देखते हैं, चाहे हम कॉलम से करें, ठीक है, चाहे हम पंक्ति से करें, ठीक है, चाहे हम स्तंभ से करें, चाहे हम पंक्ति से करें, हमेशा जो इसका जो साइन है, जो चिन्ह आएंगे वो एकांतर क्रम में होते हैं। किस में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। साइन प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना है। चाहे कोई से भी फॉर्म में हो, जो इसकी साइन होंगे वो कैसे होंगे, एकांतर क्रम में होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट रो के सापेक्ष इसको करके बता रहा हूं, फिर उदाहरण लूंगा। उदाहरण को मैं सभी कॉलम और पंक्तियों के साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो जैसे मैंने लिया है R फर्स्ट के सापेक्ष, मतलब पंक्ति R1 के सापेक्ष लिया है, इसका जो आंसर आएगा वो सबके बराबर आएगा। अब देखते हैं, पहले को हम प्लस मानेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, कोई दिक्कत किसी को। अब ये पहले प्लस माइनस प्लस ले लिया, तो अब देखते हैं इसका जो A के सापेक्ष लिया है, तो देखो A की जो सहभाज्य उपसारणिक है उसकी उपसारणिक को देखते हैं। इसकी जो उपसारणिक, किसी की भी हमें उपसारणिक निकालनी है तो देखते हैं उस वाली लाइन को काट देते हैं और इसको उसके सापेक्ष देखो, ये लाइन और ये लाइन है कट जाएगी, जो बचे हुए हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, सह
सॉरी उप सारणिक हो जाएगी। उप सारणिक मतलब उनको काट देंगे तो क्या बच गया हमारे पास EF और HI माइनस के B, माइनस का है B, तो B की जो उप सारणिक है ये वाली कट जाएगी, ये वाली लाइन कट जाएगी। कौन सी बच गई हमारे पास DFGI। अगली है प्लस C की जो सहवाज्य है सॉरी उप सारणिक है इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, क्या बच जाएगा DE और HGH। इनको हम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये हमारे 3/3 की सारणी को ऐसे सॉल्व किया जाता है। आपको बताऊंगा मैं अभी उदाहरण करके, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके, तो इसकी एक बार शॉर्ट स्किल ले लें। अब मैं आपको बताता हूं उदाहरण एग्जाम्पल। कोई सारणिक है हमारे पास 3/3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो इस थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 2 1 3 ये हमारे पास है। और इस सारणिक का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, रो फर्स्ट है, सेकंड थर्ड, ये हमारे पास कॉलम है C1 C2 और C3, ये कॉलम है और ये क्या है स्तंभ, सॉरी ये तो स्तंभ है और ये क्या है पंक्ति है। तो देखो हम किसी के सापेक्ष भी करें आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो सबसे पहले अपन पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, तो पंक्ति के सापेक्ष R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, हमें पता है इसका जो ऑर्डर है प्लस माइनस का वो फिक्स है। यहां से हमें स्टार्ट करना है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का 1। अब मैं आपसे कहूं कि एक की जो उप सारणी है, ठीक है, एक की जो उप सारणी आएगी कौन सी आएगी, सारणी के ये वाली, कैसे, इसको काट दिया और इसको हमने काट दिया है। देखो जिसके बनानी है उसके वाली लाइन को हम काट देंगे तो क्या बच गई हमारे पास 5 6 1 3। अगली है -2। अब -2 वाली लाइन को काट देंगे हम, -2 वाली लाइन कौन सी कट जाएगी, देखो -2, ये -2 है तो देखो -2 के इधर भी कटेगी और इधर भी कटेगी, क्या बच गई 4 6 2 3। अब हमें किसके लेना है, +3, तो +3 लेंगे तो +3, तो देखो 3 वाली लाइन ये कट जाएगी और ये कट जाएगी। हमेशा जो उसको लेते हैं उसकी लाइन को काट देते हैं, तो क्या बच गया 4 5 2 1। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, +1 तो इधर ही है, तो देखो मैंने आपको बताया था 2/2 की सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों का गुना को इसके गुने में से घटा देते हैं। तो 5 तिया 15 माइनस के 6, 5 तिया 15 माइनस के 6 माइनस के 2, 3 चौका 12 माइनस के 3 6 दूनी 12, प्लस के स्थान पर प्लस, 3 के स्थान पर 3, 4 एकम 4 माइनस का घटा देंगे 10। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब देखते हैं 1, 15 में से 6 गए, कितने बच गए 9, किसका प्लस का, 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9 ही, माइनस 12 में से 12 0, और 0 से जो भी टकराएगा वो पूरा पद ही क्या हो जाता है 0, प्लस के 6 माइनस के 10 प्लस के 4 माइनस के 10 माइनस के 6 का गुना हम 3 से करेंगे तो माइनस के 18, तो क्या आ जाएगा माइनस के 18 और प्लस के 9, आंसर क्या आ जाएगा -9। समझ में आ गई होगी सबके।
एक बार और बता रहा हूं आपके लिए, हम इस सारणी को किसी के सापेक्ष भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको R1 के सापेक्ष सॉल्व किया है। ठीक है, R1 के सापेक्ष सॉल्व किया है तो हमें क्या है, जो चिन्ह होते हैं वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं, प्लस से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उस सिस्टम को तो आपको मैं बता दूंगा, जैसे हमने 3/3 किया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह कन्फर्म है, एकांतर क्रम में होते हैं ये चिन्ह। एकांतर मतलब होता है एक के बाद एक, एक को छोड़कर एक। तो हमने पहली लिए है एक, तो एक के बाद एक वाले के सामने जो भी लाइन है उसको काट देंगे। एक लिया है तो इसके सामने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, तो ये हमने काट दिए, लेकिन कॉपी में नहीं काटनी है आपको, बस मन ही मन में काटनी है। जो बचाए हैं उसको हम बोलते हैं उसकी उप सारणिक। इसकी उप सारणिक कौन सी हो गई, ये वाली। अब हमारे पास -2 चिन्ह, देखो -2 हमारे पास है नहीं है, लेकिन हमें पता है ऑर्डर क्रम में ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस, इस -2 की लाइन देखो ये वाली कट गई और ये वाली कट चुकी है, क्या बच गई 4 और 6, 2 और 3। ठीक है, प्लस के 3, ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 4 5 2 1। मैंने आपको बताया था 2/2 की सारणी को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका गुना इसके गुने में से घटा देंगे, इसके गुने में से इसके गुने को घटा देंगे। 5 या 15 में से 6 गए, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए। इधर 4 एकम 4 और 5 दूनी 10 घटा दिया, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ गया -9। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी करना चाहें, यदि हम इसको कॉलम सी से करना चाहें तो देखो आप किसी से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको C1 मतलब कॉलम के सापेक्ष करके बता रहा हूं, आप किसी के सापेक्ष करें आंसर समान ही आएगा। तो कॉलम के सापेक्ष कर रहे हैं हम, कॉलम फर्स्ट के सापेक्ष, तो ये है फर्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। देखो इसके जो चिन्ह है वो पहले से ही हैं। अब देखते हैं +1 के जो सारणिक है, उप सारणिक आएगी। उप सारणिक के लिए इस वाली लाइन को काट देंगे और इस वाली लाइन को काट देंगे, बच क्या गया 5 6 1 और 3। अगला है -4। -4 की जो सारणिक है, इस वाले को -4 के वाली लाइन कौन कौन सी कटेगी, ये वाली कट जाएगी और ये वाली कट जाएगी, तो क्या बच गया 2 3 1 3। अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपन आपको बताएंगे बहुत ही शॉर्ट मेथड इसका। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, एक बार तो हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, फिर इतनी शानदार आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। फिर नेक्स्ट है +2। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो क्या जाएगा 2 और 3 5 और 6। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं +1 के स्थान पर +1, इसका गुना किया तो 5 या 15 -6, माइनस के स्थान पर -4 के स्थान पर 4, और जो सारणी है इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या जाएगा 3 दूनी 6, घटा इसको देंगे, हमेशा इसमें से ध्यान रखना है, इसमें से इसको घटाना होता है -3, +2 के स्थान पर +2, इसका और इसका हम क्या करेंगे गुना, 6 दूनी 12, माइनस के कितना जाएगा 15, 5 या 15, +1 के स्थान पर +1 का गुणा किसी से करें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 15 में से 6 गए तो 9, कोई दिक्कत किसी को। माइनस के स्थान पर -4, 6 में से 3 गए तो 3, +2, 12 में से 15 गए तो -3, 9 -12 और -6, कोई दिक्कत किसी को। क्या हो जाएगा 9 -18, क्या हो जाएगा -9,
हमने c के सापेक्ष भी किया तब भी आंसर माइनस का 9 आया है, और r1 के सापेक्ष किया तब भी इसका आंसर क्या आया था, माइनस के 9 ही आया था। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी के भी सापेक्ष हम करें, सारणिक की जो वैल्यू है या सारणिक का जो मान है वो हमेशा बराबर ही आता है। तो आपको जो प्रैक्टिस डालनी है वो हमेशा R1 के सापेक्ष करने की ही प्रैक्टिस डालें, ठीक है, क्योंकि R1 ही सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर वाली रो है और इसको हम ऐसे काट पीट कर एकदम से अच्छा सा सारणिक बन जाती है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो R1 के से ही करनी है। लेकिन यदि आपको कोई भी स्तंभ और या कोई भी पंक्ति में सर्वाधिक जीरो हैं, ठीक है, तो जीरो वाली ही पंक्ति को लें। यदि कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति में सबसे ज़्यादा जीरो हैं, उसी पंक्ति और उसी स्तंभ को लें, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हैं। उसका कारण यह है कि जिसमें जीरो शब्द होंगी तो आंसर क्या, जैसे इसमें 2 जीरो होती, इसमें क्या होती, 2, जैसे मैं कहता ये वाला है, इसमें में 2 जीरो होती, इसमें तो एक ही तो चेक करना होता हमें, बस 2 जीरो होती, और क्योंकि जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा, तो इसका बहुत ही कम कैलकुलेशन होती। तो जीरो वाली कॉलम और जीरो वाली स्तंभ ही सबसे पहले लें, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आपको R2 और R3 और C2 और C3 के सापेक्ष भी करके देखना है, ठीक है, R2, R3, C2 और C3 के सापेक्ष भी आपको सॉल्व करके देखना है। तो और इसका आंसर 100% माइनस के 9 ही आएगा। तो मेरे अनुसार लग रहा है कि आप चेक करके देखेंगे, और चेक करना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब भी होगी। तो जैसे मैं एक और उदाहरण लिख देता हूं। एक एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे A 0 2 0 1 3 5 6 2 9, ये हमारे पास है। इसकी सारणिक निकालनी। अब बताओ हम किसके सापेक्ष करेंगे। अब देखते हैं सबसे ज्यादा जीरो कहाँ आ रही है, इस रो में आ रही है, पहली रो में आ रही है। इसका मतलब हम R1 के सापेक्ष इसकी सारणिक बनाएंगे। देखो कोई जरूरी नहीं हम किसी के सापेक्ष करें, आंसर 100% बराबर ही आएगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा जीरो किस में आ रही है, R1 में आ रही है। तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष करेंगे तो इधर क्या है, 0। देखो प्लस माइनस प्लस तो आपको लिखना ही है, तो प्लस की 0 और इसकी क्या बन जाएगी सारणिक, ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, क्या बच गई 3 4 2 9, माइनस के 2 वाली सारणी। तो देखो ये वाली लाइन कट जाएगी और ये वाली लाइन कट जाएगी, क्या बच जाएगा 1 4 6 9। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं हमारे पास क्या है 0, तो प्लस 0 और ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, क्या जाएगा 1 3 6 2। अब देखते हैं 0 से आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा। आपको पता होगा 0 से कोई भी टकराएगा वो क्या हो जाएगा, खुद 0 हो जाएगा। तो ये सारणिक है आपकी किससे टकराई है, 0 से टकराई है। तो इस सारणिक की औकात क्या है 0, ठीक है। -2 के स्थान पर 2, इसको सॉल्व किया तो क्या जाएगा 9 और 6 चौका 24। कोई दिक्कत किसी को। प्लस इस सारणी किससे टकराई है, 0 से टकराई है, तो 0 से जो टकराएगा वो खुद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। इधर पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो माइनस के 2। अब 24 में से हमारे क्या जाएंगे 9 जाएंगे, तो कितने बच गए 15। कोई दिक्कत किसी को। इस किसके माइनस के 15 बच चुके हैं। अब कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस का गुना किया तो प्लस के 30। तो इस सारणिक का जो मान है वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो ये हमने किससे किया है
आर फर्स्ट से किया है। आर फर्स्ट से करने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या हैं, 0 हैं। लेकिन हम आंसर दूसरी विधि से भी करें तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। जैसे मैं करना चाहता हूँ कॉलम से, तो कॉलम से भी करेंगे तो C1 के सापेक्ष, तो C1 के सापेक्ष कोई जरूरी नहीं है C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष भी हो सकता है, C3 के सापेक्ष भी हो सकता है, R2 के सापेक्ष भी और R3 के सापेक्ष भी। हमेशा जो वैल्यू आएगी सारणिक की वो कैसी आएगी, बराबर ही आएगी। तो हम 0 के 0 ये वाली लाइन कट जाएगी, ये वाली लाइन कट जाएगी, कितनी जाएगी 3 4 2 9 प्लस था, अब ये क्या आएगा माइनस आएगा, -1। अब -1 की सारणिक ये वाली कट जाएगी और ये वाली कट जाएगी, क्या जाएगी 2 0 और 2 9 प्लस के 6 के लिए ये वाली लाइन कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, क्या जाएगी 2 3 0 1। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगी -1, ठीक है। 9 दूनी 18 और इसका गुना किया तो 0 प्लस के 6 2 एकम 2, इसका किया तो 0 माइनस के कितना जाएगा 18, माइनस के 18 और प्लस के कितना जाएगा 12, आंसर कितना जाएगा 6। थोड़ी कोई मिस्टेक हो गई है, आंसर 100% क्या था, बराबर ही आना था। एक मिनट, माइनस के 2 9 40 कोई मिस्टेक हो गई है इसमें। 0 ये वाला पद तो जब भी 0 ही आएगा। 3 2 9 1 लिया हमने माइनस का, तो 1 माइनस लिया है तो ये वाली पद और ये वाला पद कट जाएगा, तो क्या जाएगा 2 0 2 9 2 0 2 9 प्लस के 6 लिया है हमने, तो ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, तो क्या जाएगा ये 4 आएगा बेटा, है ना, 1 नहीं है वो 4 है, ठीक है। ये गलती हो गई थी। 2 0 3 4, तो 3 4 इस वाली में गलती हुई है, तो क्या जाएगा 8 माइनस के 0 माइनस के कितना जाएगा, दोनों कैसे आ जाएगा, माइनस का 1 लिया इस वाले को, तो ये वाली लाइन कट गई और ये वाली कट गई, तो 2 9 2 0, तो 9 दूनी 18 माइनस के 18 और 8 48, ठीक है। इसके प्लस के, तो ये तो कितना बच गए माइनस के 30 और उसमें भी कितना आ रहा था देखते हैं। तो देखो ये क्या जाएगा 18 और ये कितना आएगा 8 48, कितना जाएगा माइनस के 30। दो 4 3। अब देखते हैं उसमें कितना आया था, उसमें भी यही था ना शायद, 1 मिनट 2 वाले वो था माइनस का, तो 9 6 चौका 24, नहीं आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो मैं स्टेप बताता हूं आपको, वो स्टेप आएगा कि सारणिक और उपसारणिक और सहखंड, ठीक है। उपसारणिक तो मैंने आपको करके बता दिया है, उसमें आप देख लेना थोड़ी सी कोई प्लस माइनस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था किसी की भी जो उपसारणिक है, जैसे मैंने अभी 2 4 6 8 10 15 6 1 2 1, इसकी हमें उपसारणिक बनानी है। 10 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, तो 10 की जो उपसारणिक है इसकी, ठीक है,
इस 10 की उपसारणिक को हम देखो, जो इसकी स्थिति है उपसारणिक है, इसको हम चेक करते हैं एम आई जे से। आई और जे हमेशा अवयव की स्थिति को बताता है। मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था आई और जे अवयव की स्थिति को बताता है, और एम और गुना एन हमेशा क्या बताता है, पंक्ति और स्तंभों को बताता है। आई और जे क्या बताता है, स्थिति को बताता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से करते हैं। तो 10 की जो सारणिक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट जाएगी, क्या बच जाएगा 2 6 6 1। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2 की उपसारणिक क्या होगी, तो 2 वाली लाइन कट जाएंगी सब, ये वाली कट जाएगी और ये वाली कट जाएगी, क्या बच जाएगी बताओ। हमें करना है किसकी, 2 की उपसारणिक, तो क्या बच जाएगा 2 की उपसारणिक के लिए 2 6 और 8 15। समझ में आ गई होगी, ये होती है उपसारणिक। क्या होती है, उपसारणिक। अब हमें करना है सहखंड। देखो एक बार मैं आपको देखो सहखंड है, उपसारणिक मैंने आपको बता दिए है, सहखंड आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। समय हो चुका है, और कोई भी दिक्कत आई हो आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।